नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। आप देख रहे हैं देश की सबसे बड़ी बहस आर पार। और आज आर पार के अंदर सरकार की वो नीति जिससे हुर्रियत जैसा संगठन थर थर कांप गया। 90 साल के गिलानी को आखिरकार ये कहना पड़ा कि हुर्रियत में गड़बड़ है। ये सिर्फ ऐसे ही नहीं हुआ है कि आज सुबह सुबह गिलानी साहब को एक सपना आता है, उस सपने में कहा जाता है कि आपको इस्तीफा देना है, हुर्रियत में गड़बड़ है। ये सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके पीछे की व्यथा कथा क्या है, आज आर पार में इसकी पूरी कहानी सुनिए। क्योंकि आज न्यूज 18 इंडिया पर हम आर पार में एक ऐसी बहस करेंगे, क्योंकि लोग बार बार पूछते थे कि 370 हटने के बाद क्या होगा। 370 हटने के बाद पहला विकेट कहां गिरा है, यह जानने के लिए आज का आर पार देखना बेहद आवश्यक है। 90 साल के हार्डलाइन सेपरेटिस्ट लीडर सैयद अली शाह गिलानी ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा दे दिया है। यह देश के लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अपने इस्तीफे के साथ गिलानी ने जो खुलासे किए हैं उससे कई नेताओं की पोल खुलने वाली है। क्योंकि गिलानी जैसे लोग आतंकियों के समर्थन में खड़े होते थे, बुरहान वानी जैसे आतंकी के लिए दुआएं करते थे, और उन्हें कुछ नेता कवर फायर लगातार देते आए पिछले कई वर्षों से। आज मैं इन सब की पोल खोलने वाला हूं, और कई घबराएंगे, कई भागेंगे, क्योंकि गिलानी ने खुलकर कह दिया है कि हुर्रियत जैसे संगठन पैसों की गड़बड़ी करते हैं, करप्शन करते हैं। सवाल यह है कि दशकों तक कश्मीर में आग लगाने वालों का, बच्चों के स्कूल जलाने वालों का समर्थन करते रहे ये लोग, फिर अचानक 90 साल की उम्र में गिलानी की आंख कैसे खुल गई? या फिर ये नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की नई कश्मीर नीति का एक बड़ा खौफ है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। अलगाववाद के आतंक पर यह सर्जिकल स्ट्राइक है, इसलिए मैं इसको सर्जिकल स्ट्राइक मानता हूं कि 370 का कानून हटा, उसके बाद क्या क्या हुआ कश्मीर के अंदर, यह देखने की बात है, इसकी बानगी समझने की बात है। जिस हुर्रियत के दम पर कुछ लोग दशकों तक सियासी दुकान चला रहे थे, आज उन्हें आईना दिखाने का दिन है। क्योंकि बार बार यह कहा जाता था कि कश्मीर पर बातचीत में हुर्रियत का पक्ष भी देखा जाए, लेकिन आज इन सब की पोल खुलेगी, क्योंकि अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा देते हुए हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का काला सच बता दिया है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए मैं इस फोरम से मुकम्मल अलहदगी इख्तियार करने का ऐलान करता हूँ। अब जरा ये चिट्ठी देखिए जिसे गिलानी ने इस्तीफे से ठीक पहले लिखा है। गिलानी का कहना है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में भ्रष्टाचार है, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोग आर्थिक गड़बड़ियां कर रहे हैं। जरा देखिए उर्दू में लिखे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के काले सच की पूरी कहानी। करीब 90 साल के गिलानी को अब ध्यान आ रहा है कि हुर्रियत में गड़बड़ी है, क्योंकि अब से पहले तो ये सब मिलकर कश्मीर में आग लगाने वालों का समर्थन करते थे, आतंकी बुरहान वानी के समर्थन में सभाएं करते थे, अपने बच्चों को विदेश भेजते थे, भोले भाले कश्मीरियों के बच्चों के हाथ में पत्थर थमाते थे। पिछले 40 सालों में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोगों ने कश्मीर के अंदर बर्बादी के मंजर लाए, कश्मीर को लहूलुहान किया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर को कब्रिस्तान बनाने का काम किया है। कश्मीर का और कश्मीरियों का बहुत बड़ा नुकसान इन हुर्रियत वालों ने किया। यही हुर्रियत है जिसके नेता पुरानी सरकारों के दौर में जब दिल्ली आते तो पहले पाकिस्तान हाई कमीशन जाते थे, वहां की दावतें उड़ाते थे। तो सवाल है कि क्या मोदी सरकार के दौर में मारे डर के ये खुद ही अपने राज उगलने लगे हैं? और सवाल ये भी कि क्या महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला जैसे नेता इनका पक्ष लेने के लिए माफी मांगेंगे? इस पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। अलगाववाद के आतंक पर सर्जिकल स्ट्राइक। तो अब विश्लेषण का वक्त है, मोदी नीति से हुर्रियत के डर का विश्लेषण। और इस विश्लेषण का पहला अध्याय है 370 हटने के बाद से अलगाववादियों पर शिकंजा कसा है। अलगाववादियों के खातों में लेन देन की पड़ताल हुई। गिलानी समेत तमाम अलगाववादी जांच के रडार पर आए। पाकिस्तानी पैसों की सप्लाई पर रोक से कमर टूटी।
इसके अलावा जो विदेशों से चंदा इनको मिल रहा था वो नहीं मिल रहा, उससे भी कमर टूटी। 370 हटते ही अलगाववादियों का एजेंडा पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। जो दुकान इनकी चल रही थी, जो एक शॉप की तरह इस पूरे माहौल को ये चला रहे थे, वो बंद हो गई। हुर्रियत को कवर फायर देने वालों का हिसाब कब होगा, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। मेरे साथ बात करने के लिए आज की इस चर्चा में डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हैं, भारतीय जनता पार्टी के। मेरे साथ RSN सिंह हैं, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ। मेरे साथ आज की इस चर्चा में बाबर कादरी जुड़ रहे हैं कश्मीर से, नेता जस्टिस पार्टी के। मेरे साथ माजिद हैदरी हैं, कश्मीर के पत्रकार हैं, उनका भी अभिनंदन है। कश्मीरी एक्टिविस्ट है मेरे साथ सुशील पंडित, उनका भी स्वागत है। मैं सबसे पहले आप ही से शुरुआत करता हूं माजिद हैदरी साहब, और मुझे उम्मीद है कि आप जिम्मेदारी से बोलेंगे। माजिद हैदरी, मेरा बहुत सीधा और स्पष्ट सवाल है, 90 साल की उम्र में अगर अलगाववादी नेता सबसे बड़े अलगाववादी नेता गिलानी साहब जागे तो क्या फायदा हुआ? यही बात वो 30 साल पहले कह देते तो कश्मीरी पंडितों का भी बचाव हो जाता और कश्मीर का भी बचाव हो जाता। अब तो सब कुछ लुटाकर समझे भी तो क्या समझे। जी अमित साहब, बिल्कुल आपने सही कहा, सब कुछ मिटाकर समझे भी तो क्या समझे। बिल्कुल, मैं भी एक देशवासी हूं, मैं भी राष्ट्रवादी हूं, मुझे भी बात करने का पूरा मौका मिलना चाहिए। देखिए, हुर्रियत जो है, हुर्रियत की आपने दुकान सही कहा, हुर्रियत की दुकान बंद हो गई है। हुर्रियत इनफैक्ट पिछले 10 सालों से इररेलेवेंट बन गई थी कश्मीर पॉलिटिक्स में, क्योंकि हुर्रियत की इतनी दुकानें खुल गई थी कि हुर्रियत को खुद भी नहीं पता था कि वो कश्मीरियों के लिए चाहते क्या हैं। लेकिन जो सैयद अली गिलानी साहब हैं, सैयद अली गिलानी साहब कश्मीर के सबसे बड़े लीडर हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। गिलानी साहब अगर आज भी हड़ताल की कॉल देते तो सबसे पहले जो इस कश्मीर के युवा हैं वो गिलानी साहब को सपोर्ट करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हुर्रियत की जो खराबी है उसमें हर सरकार का भी साथ रहा है, और सिर्फ कांग्रेस का ही साथ नहीं रहा, भाजपा का भी साथ रहा है। आप देखें, जिस भाजपा ने 370 हटा दिया, 35 से हटा दिया, उसने अल्ताफ फंतूश के बेटे को नौकरी लगने पे कभी इंक्वायरी नहीं की, क्योंकि भाजपा की सरकार ने उसको नौकरी दी। अगर हुर्रियत वालों की दुकानें चली तो भाजपा का भी उसमें उतना हाथ रहा है जितना कांग्रेस का रहा है। तो जो गंदी दुकानें थी, ये गिलानी साहब ने अच्छा कहा, मैं इससे निकल रहा हूं। मैं गिलानी साहब के सलाम करता हूं, उनको आदर करता हूं, बीमार इंसान है, अल्लाह से दुआ करता हूं उन्हें शिफा मिले। उनकी आधी किडनी पर वो इंसान कोई बीमार व्यक्ति है, बुजुर्ग व्यक्ति है, भाजपा का कोई बीमार व्यक्ति है, कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, मैं उस तथ्यात्मक चीज पे नहीं जा रहा, लेकिन मैं इस समय उस पर जा रहा हूं जो पिछले 30 साल, क्योंकि इतिहास की बात तो होगी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, इतिहास की बात होगी। आप मुझे बताइए, हम यहां पर कहते थे कि हुर्रियत गड़बड़ करता है, आप हुर्रियत करप्शन करता है, हुर्रियत पैसा खाता है, आप लोग नहीं मानते थे। अब गिलानी साहब बोल रहे तो आपको लग रहा है कि हाँ बात सही है। अब आप बताइए ना, जब बुरहान वानी के समर्थन में ये गिलानी बोलते थे तब आपको दर्द नहीं होता था? नहीं, देखें जनाब देवगन साहब, मैं गिलानी साहब का आदर करता हूं, पिता समान एज के हैं, 90 साल के हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, मैं उनका आदर करता हूं। लेकिन मैंने हुर्रियत का कभी आज तक सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि हुर्रियत दुकान चलाती थी, लेकिन वो दुकान भाजपा के साथ भी चलाती थी। आज सुधांशु त्रिवेदी जी बता दें कि एक हुर्रियत नेता की बेटी टर्की कैसे गई, क्या भाजपा ने उसे नहीं बेचा? क्या भाजपा ने हुर्रियत लीडर के बेटे को नौकरी नहीं दी? क्या भाजपा ने हुर्रियत वालों का ख्याल नहीं रखा? इस वक्त हमारे 15 साल के बच्चे भाजपा ने जेल में बंद किए, लेकिन एक हुर्रियत लीडर अपने घर में निगीन में रहता है, क्योंकि उसे जो वहां खाने की आदत है वो उसे जेल में नहीं मिलता। भाजपा करती है ये सब कुछ, ये भाजपा ने किया। अच्छा, ठीक है, अब आपका भाजपा बंद हो गया हो, क्योंकि आज की बहस अलगाववाद पर है, आतंक पर है। मैं सुधांशु त्रिवेदी का रुख करता हूं। सुधांशु त्रिवेदी, हुर्रियत के साथ जितना मुझे ध्यान है, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने भी संपर्क साधने का प्रयास किया था, लेकिन नरेंद्र मोदी की नीति बहुत अलग है। जब से धारा 370 हटी, अमित शाह नरेंद्र मोदी की नीति आने के बाद हमने एक बहुत बड़ी स्ट्राइक देखी हुर्रियत के ऊपर, उनकी विचारधारा के ऊपर। देखिए अमित जी, अटल जी के जमाने में बात हुई थी, तो अटल जी ने कहा था जमहूरियत, इंसानियत और कश्मीरियत, पर जब ना इनका यकीन जमहूरियत में दिखा जो बंदूक के दम पे आजादी की बात करते थे, ना कश्मीरियत में दिखा जो अमरनाथ पे अटैक करते थे, और ना इंसानियत में दिखा कि जब सुरक्षा बलों के मारे जाने का जश्न मनाते थे। तो जब मोदी जी की सरकार आई 2014 में, याद करिए, उससे पहले हुर्रियत के नेता क्या जलवाए जलाल के साथ दिल्ली आते थे, दामाद बन के, रेड कारपेट वेलकम के साथ। जब से मोदी जी की सरकार आई, हमने हुर्रियत से कोई बात नहीं की, पाकिस्तान से हुर्रियत को कोई बात नहीं करने दी, हमने पाकिस्तान से भी कोई बात नहीं की। एक जमाना था जो आप कभी सोच नहीं सकते थे कि हुर्रियत का नेता किस जलवे से दिल्ली आता था। अब ईडी के मुकदमे हुर्रियत,
अब दिल्ली में आते थे, एनआईए के मुकदमे में पेशी होती थी तो पेशी में पेश होने के लिए आते थे। ये अंतर आया हमारे और उनके दौर में, और आखिर में उन्हें रियलाइज होता चला गया कि अब वो जमाने गए जो हमारे लखनऊ की भाषा में कहते हैं अमामिया, वो दिन लद गए जब उस्ताद लल्लू का फाख्ते उड़ाया करते थे। और रही सही कसर पूरी हो गई जब आर्टिकल 370 खत्म हुआ, कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन गया, तो कुछ थोड़े बहुत उनके दिल में उम्मीद रही भी होगी कि जो उनके समर्थक नेता हैं वो कभी सत्ता में आकर फिर उनकी डिजाइन को दोबारा रिस्टैब्लिश करेंगे, यानी उनके षड्यंत्र को पुनर्स्थापित करेंगे। अब वो उनको लगा होगा कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया, तो उनको इस बात का रियलाइजेशन हुआ, बहुत देर में हुआ। अरे यही बात तो उस समय जब अब्दुल गनी लोन ने कही थी तो उनको तो जान की कीमत चुकानी पड़ी थी, और आज ये बात कह रहे हैं। मगर मैं सिर्फ कहूंगा, इन्होंने अभी कहा कि माजिद हैदरी ने, साहब याद करिए कश्मीर में एक डीआईजी पुलिस के गोली से घायल हो गए, कश्मीर की सरकार ने दिल्ली आने के लिए जहाज नहीं दिया था। मगर जब गिलानी साहब ये पटना में बीमार हुए थे तो चार्टर्ड प्लेन लेके गया था मुंबई इनका इलाज कराने के लिए, ये जलवा था। और अब जलवा ये था कि हुर्रियत के नेताओं को एनआईए की पेशी में आना था। तो जो आप कह रहे हैं खातिरदारी, वो वाकई बहुत कायदे से खातिरदारी की है और उसी की वजह से अकड़ ठिकाने आई है इंशाअल्लाह। जी आरएसएन, इस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप बहुत बड़े ऑब्जर्वर हैं इन कश्मीर के, इस घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि ये सामान्य नहीं है? नहीं, देखिए ये अपने आप में हकीकत का बयां करती है कि लोग कितनी बातें करते थे। मुझे याद है मैं उस समय सरकारी सेवा में था और मुझे लोग बहुत ज्ञान देते थे कि आपको हुर्रियत को रखना पड़ेगा, और क्योंकि हुर्रियत जो है एक बहुत बड़ा बफर है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। तो मैं भी सोचता था कि शायद मेरी ज्ञान कम हो, शायद मैं ज़मीनी, हालांकि मैंने काफ़ी नौकरी की है वहाँ पे, शायद मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। लेकिन आज यही हुआ कि पिछले कितने सालों का ये ब्लफ जो है ये सामने आ गया। और देखिए कि 370 हटेगा तो क्या होगा, तो फिर 370 हट गया तो उनका दुखी होना वाजिब है, उनका डेस्परेट होना वाजिब है। उसके बाद इसके बाइफर्केशन हो गया JNK का, तो अब उनके लिए कुछ बचा नहीं है ज़िंदगी में। और सर देखिए ये तो ज़िंदगी है, सब कोई बुज़ुर्ग होते हैं, मैं पता नहीं किसके लिए दुआ करूं ना करूं, क्योंकि कितने बच्चे अपने बेटे और पोतों को तो इन्होंने पत्थरबाज नहीं बनाए, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान से पैसा लेने के विदेशों में पढ़ते हैं अपनी कश्मीर की आवाम के, हाँ आवाम के बच्चों को इन्होंने पत्थरबाज अमित जी दो जनरेशन इन्होंने कुर्बान कर दिया। बाबर कादरी, ठीक है, आरएसएन यू मेड योर पॉइंट, मैं बाबर कादरी का रुख करता हूं। बाबर कादरी, मैं स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू, इनको 90 साल की उम्र में अकल आई, आपको तो आज ही अकल आ जानी चाहिए। अमीश भाई सुने, गिलानी साहब की जो सियासत से रुखसत है ना, असल में ये हिंदुस्तान का नुकसान है, जम्मू कश्मीर की अवामी तहरीक का नहीं। 370 हटना, रुखसत होना गिलानी साहब का या हुर्रियत का इरेलेवेंट होना कहीं अवामी तहरीक पे कोई असर नहीं डालता, क्योंकि ये पर्जिंग प्रोसेस है। हमारे लिए ये एक हर्डल्स थे, रेजोल्यूशन के लिए हर्डल थे। ये डिलेइंग टैक्टिक्स जो रेजोल्यूशन को डिले कर रहे थे ना, डिलेइंग टैक्टिक्स के अहम टूल तो यही बने थे। ये तो कोई बात ही नहीं कर रहे थे, ना हिंदुस्तान के साथ बात करते थे, ना पाकिस्तान के साथ बात करते थे, ना जम्मू कश्मीर की रियल पॉलिटिक्स और लीडरशिप को सामने आने देते थे। आज उन्होंने पोल खोल दी, उन्होंने बोला करप्शन है, धोखाधड़ी है, फ्रॉड है हुर्रियत के अंदर, तो आज उनके खिलाफ आप खड़े हो गए। देखिए, अगर मैं नहीं समझता कोई करप्शन है, अवामी तहरीक में कोई करप्शन नहीं है, अगर होगा तो गिलानी साहब के पास ही होगा। अवामी तहरीक में कोई करप्शन नहीं है, यहाँ जाने जाती है, हमारे बच्चे मरते हैं, एक सेंटिमेंट है, एक एस्पिरेशन है। माजिद कादरी, शर्म करो, और थोड़ी शर्म करो। बाबर कादरी क्या बोल रहे हो? आज उल्टा पुल्टा बोल रहे हो सारा। क्या बोल रहे हो? करने वालों क्या बोल रहे हो? बेचारे बुजुर्ग हैं वो, ये अवामी तहरीक है, इस पे इन्वेस्टमेंट है, लाखों लोग शहीद हो गए हैं, 3 टुकड़े थे, लाखों लोग शहीद हो गए हैं। आप तो उन चीज मत करो। मैं गिलानी साहब और आपकी तरह चेंज होने वाला बंदा नहीं हूँ, मैं डटा हूँ, मैं बात करता हूँ। ये ट्रायलेटरल डिस्प्यूट है, इसका रेजोल्यूशन होना चाहिए,
चेंज मत करें इस टाइम। डिस्प्यूट है यार, सच बोलो गिलानी ना, साहब सच से बोलो। सीखें। यहाँ सियासत कर रहे हो, लास्ट सियासत उम्र का में मंच अब क्या जलाने हालत आते हो, हो गई है? सियासत गरमाने आते हो यहाँ यहाँ पे। बच्चों ने खून दिया है, मंच पे, गरम हाँ, गरम खून सियासत दिया गरमाने है, आते हैं यहाँ पे असमतें लुटी हैं, यहाँ पे हाँ, तो फिर बात प्रॉपर्टीज करो ना डिमोलिश उसकी, हुई है। उन बच्चों की बात ये करो कोई- ना, ये कोई खिलौना आज नहीं उन है। बच्चों की ये बात करो कोई ना जिन्होंने खिलौना अपनी नहीं जान है। दी है। आज आप उन लोगों बच्चों को की बात करो exploit जिन्होंने करेंगे, जान दी है। आप लोगों को आज आप exploit गिलानी साहब की करेंगे, बात कर रहे और हो, उसके ड्रामा बाद कर रहे हैं कहेंगे यहाँ जी हम पे, सियासत बेशर्म छोड़ते हैं। इंसान। ये अच्छी बात नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हो? शर्म करें, अरे शर्म अगर दम है करें। ना उनसे पूछो जिन्होंने ये सियासत देखिए, की, अवाम जिन्होंने को धोखा मुंह दिया दिखाना है आप गिलानी लोगों साहब ने को। धोखा नहीं दिया, अवाम को मुंह दिखाना जिन्होंने है धोखा आप दिया लोगों उनके को। खिलाफ क्या बात करो, दिखाएंगे आप? उनके कौन सा खिलाफ मुंह मुंह दिखाएंगे खोलोगे, आप अवाम पतलून को? खोल देंगे। जिनसे आपने बच्चे छीने अरे हैं। आप ड्रामा बंद करो। ये अवामी तहरीक है, जिन्होंने इसमें सियासत खून की है ना, की उनके खिलाफ investment मुंह खोलने का दम यहाँ नहीं है। ऑपरेशन हुआ है, उनके ये खिलाफ मुंह किसी खोलने का दम investment, नहीं है बाबर ये कहीं कादरी। पर भी मुंह खोलोगे ना किसी पतलून तरीके खोल से देंगे तुम्हारी। हिंदुस्तान की हित की बात यहाँ नहीं ड्रामा है। कर रहे हो ये तो बेचारे, आपके बुजुर्ग deep एक बीमार assets हैं। इंसान के खिलाफ बात कर रहे हो ये यहाँ तो पे। आपके deep क्या assets, ड्रामा ये कर रहे हो leader यहाँ? जो है ना, जो चेंज करते हैं अपने रुख, अरे जो क्या ड्रामा कर रहे हो? resolution एक में बुजुर्ग हर्डल इंसान के create खिलाफ करते बात कर रहे हैं। हो, ये deep उनके assets खिलाफ बात हैं करो जो हिंदुस्तान के। दलाल हैं। नुकसान अल्टीमेटली अरे हिंदुस्तान जो का दलाल है, हुर्रियत अवामी उनके खिलाफ तहरीक बात का करो नहीं। ना। हमारी अवामी तहरीक वहीं पर ओ है। बाबर कादरी, जब बात तक सुनो मेरी trilateral आज। dispute resolve नहीं बाबर होगा, कादरी मेरी ये बात सुनो, तहरीक ये रवा भाषण दवा बंद करो। रहेगी। मैं भाषण सुनने के लिए नहीं आया हूँ मंच पे। मेरी बात सुनो बाबर कादरी, जिन्होंने दलाली की ना जनाब, हुर्रियत आप में उनका शोर नाम कर लेकर करने दिखाओ, आए, मुंह खोलोगे ना शोर तुम्हारी करने पतलून आए। खोल मुझे देंगे, समझ नहीं आता। पतलून खोल कल के तक नंगा आप ही नचाएंगे आजादी लाल की चौक बात में। करते थे। एक बुजुर्ग बीमार के खिलाफ यहाँ ड्रामा करने आज आए आप बेशर्म इंसान। भारतवादी भारतीय बन रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। शायद मोदी जी और अमित शाह ने आपको डराया अरे हो। मैं अगर भारतीय हूँ मगर मैं कल गिलानी चाइनीज साहब की आएंगे इज्जत तो आप करता हूँ, उनकी मैं भाषा उन्हें लीडर बोलेंगे। मानता हूँ। कल चाइनीज आप भी आएंगे मानो ना तो लीडर। उनकी भाषा अरे बोलेंगे आप। गिलानी साहब को पहले लीडर तो आप मानो। कल चाइनीज की भाषा भी बोलेंगे। 90 साल उन्होंने हम कश्मीर के कहते लिए हैं दिए हैं। हिंदुस्तान, आपके मुंह में पाकिस्तान, जबान जम्मू नहीं है उन कश्मीर के दलालों का अवाम, नाम ये लेने की, stakeholders जिन्होंने हैं कश्मीर और को इनको खराब resolution किया। हल करना मुंह चाहिए। खोलो जरा, मुंह हम खोल जंग के से दिखाओ तो नहीं आज। चाहते। बाबर कादरी मुंह खोलो, जिस तरह से मुंह यहाँ खोलो, पे- अभी तुम्हारी जिस तरह पतलून से यहाँ खोलेंगे पे उधर ही गिलानी आके। साहब ने- अभी स्टूडियो में आके पतलून Alex, खोलेंगे वो, बात करोगे यहाँ पे। देखिए आप बुजुर्ग को लैंग्वेज यूज बदनाम क्या करते करते हो, हो। मैं इस लैंग्वेज बेशर्म के साथ इंसान, एग्री नहीं शर्म नहीं करता। आपको आज? इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, इट्स किस वेरी language के अनफॉर्चुनेट साथ? दैट यू आर यूजिंग आप दिस मुंह खोल लैंग्वेज। के दिखाओ ना जो दलाल हैं उनके खिलाफ। आप एक बुजुर्ग इंसान के खिलाफ बात कर रहे हैं। आई एम नॉट accustomed to this language। देखिए हम हिंदुस्तान, पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के अवाम को स्टेक होल्डर समझते हैं। आप एक बुजुर्ग को हम बदनाम चाहते करोगे हैं यहाँ इसको जो 4 रिजॉल्व साल से करें। जो इंसान हम बिस्तर चाहते पे हैं है, पुरअमन जो तरीके से इंसान इस 4 मसले साल को से रिजॉल्व बिस्तर पे है, आप करें, उसके खिलाफ वरना यहाँ बात सारा का करोगे? सारा सब कंटेंट हमारा क्या खाते में रिजॉल्व पड़ेगा। करेंगे? सुने 4 अगर साल से आप गिलानी इस साहब बिस्तर पे हैं, trilateral पता है? dispute को amicably and trilateral resolution अरे के उन हल नहीं हुर्रियत करेंगे। के दलालों के खिलाफ बात करो। अब आप उन्होंने पोल रिश्वत खाई है, खोल बात खोल करके चुके हो, दिखाओ। पूरी तो अब मैं बीच में आता हूँ। नहीं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पोल खुल रही है। बाबर कादरी आप जब माजिद हैदरी भारत की बात कर रहे हैं, आखिर आप भारतीय हो गए होंगे, तो आपके पास कौन सा पासपोर्ट है माजिद? बाबर कादरी कौन सा पासपोर्ट है आपके पास? नहीं बाबर कादरी तुम्हारे पास कौन सा पासपोर्ट है? अरे मैं भारत का ना? सुने ना जब कहाँ रहते resolution हो? होगा, ना कहाँ जब रहते हो? Greater कराची रहते हो, South इस्लामाबाद Asia रहते हो, बनेगा, या जब जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में रहते हो? कहाँ रहते हो तुम? कहाँ रहते हो? साउथ ईस्ट एशिया की बात ना करो तुम बात करो समय जम्मू कश्मीर की। मैं कुछ भी बोले जा रहे हो आकर। कर रहा हूं जो रस्तों पे अपनी जान देते हैं। किसमें जान देते हैं मैं किसी अपनी? लीडर का दुम चलना नहीं हूं यहाँ पे। अरे कोई किसी का दुम छल्ला होना उससे मुझे मतलब नहीं है। कोई बुलान वाली का दुम छल्ला हो मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं पाकिस्तान का टट्टू हूं, मेरे साथ बात सोच समझ के करें। मैं माजिद हैदरी के इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करें, दुम चल्ला। फिर वो कुछ बोलेंगे आपको पीड़ा होगी। मैं सेकुलर इथॉस की बात करता हूं। बीमार है बाबर कादरी, मैंने गिलानी साहब के खिलाफ बहुत दफा लिखा है, लेकिन वो आदमी 4 साल से बीमार है, थोड़ी इज्जत करो। मुझे वो किसी इंसान गिलानी आदि साहब कितनी से पर कोई जिंदा है? हमदर्दी नहीं है। थोड़ी इज्जत मुझे करो। किसी लीडर के साथ कोई हमदर्दी नहीं है। अगर मेरी हमदर्दी है नहीं वो आपको जम्मू कश्मीर के आपको अवाम के आपको साथ है। गिलानी हम आपको भी गिलानी साहब के साथ हमदर्दी होना हो, गिलानी के साथ हमदर्दी होना हो, मीरवाज उमर के साथ हमदर्दी होना हो, आपको भारत के साथ हमदर्दी होनी चाहिए। बाबर कादरी मेरे लिए इस समय गिलानी महत्वपूर्ण नहीं है, उन्होंने जो करा है वो महत्वपूर्ण है। एक सेकंड रुकिए, आप दोनों को रोक रहा हूं। मेरे लिए भी गिलानी महत्वपूर्ण नहीं है। एक सेकंड बाबर कादरी, लेकिन तुमने एक सेकंड बाबर कादरी मर्यादित बात करो। बाबर कादरी होल्ड ऑन। गिलानी साहब कभी नहीं बिके। एक सेकंड बाबर कादरी हुर्रियत करप्शन करता है, ये हुर्रियत का सर्वोच्च नेता अगर बोल रहा है तो तुम कौन होते हो ये बोलने वाले की वहां करप्शन नहीं है? सबूत लाओ अगर नहीं है। जो नेता वहां का सर्वोच्च नेता है वो कह रहा है गड़बड़ होती है। आज आपको शर्म आती है बाबर कादरी? तुम बुरहान वानी की
वकालत करते थे यहाँ पर आकर? तुम अलगाववाद की वकालत करते थे यहाँ पर आकर? नहीं किया है। मैं कहता हूं गिलानी साहब को मैंने कभी अपना, वो एक कम्युनल लीडर थे, मैं सेकुलर लीडर की बात करता हूं। मेरा उनके साथ कोई एग्रीमेंट नहीं है।
कैसे मानोगे दल बदलू? मैंने कभी दल बदलू गिलानी साहब इंसान। को पॉलिटिक्स में अपना क्या लीडर नहीं मानोगे? समझा है। अरे गिलानी साहब से बड़ा लीडर कौन है कश्मीर में, मुझे ये बताओ। देखिए, अभी मैं अगर गिलानी agree साहब हड़ताल की करूंगा, कॉल तो देना, एक जम्मू साल के कश्मीर बाबू बंद सिंह रहेगा। के साथ करूंगा। जम्मू का बाबू सिंह मेरा लीडर है, हैं? बाबू सिंह मेरा लीडर है। गिलानी मेरा लीडर कभी नहीं बना। जम्मू का हैं? बाबू सिंह मेरा लीडर है। अमीश देवगन साहब, मेरा कोई अगर गिलानी अभी मेरा गिलानी लीडर साहब नहीं है। हड़ताल की कॉल दे देना, एक मैं साल के लिए सेक्युलरिज्म कश्मीर की बंद हो बात जाएगा। करता हूं। ये मैं गिलानी खुद- साहब का ताकत मैं है। खुद इख्तियार की और ये बात आज करता ये हूं। चढ़ते मैं सूरज की जम्मू पूजा कश्मीर कर की रहे हैं, बाबर रेजोल्यूशन की कादरी बात यहाँ पे करता ड्रामा हूं। कर रहा है। मैं अवामी तहरीक की बात आज करूंगा। बाबर कादरी मैं को मैंने किसी एक्सपोज कर पाकिस्तान दिया। या किसी हुर्रियत का टट्टू नहीं हूं ना। मैं अरे किसी कौन भारत का पाकिस्तान टट्टू की हूं, बात कर याद रहा है? रखिए। मैं उस लीडर की बात कर रहा हूं जो बिका नहीं कभी। गिलानी साहब आज चीफ मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं कश्मीर के, अगर वो चाहते हैं, मगर वो नहीं बिके। वो कभी नहीं बिके। सुशील पंडित, गिलानी साहब चीफ मिनिस्टर होते, प्रधानमंत्री होते, यूएनओ का जनरल बना दीजिएगा उनको। थोड़ी देर रुक जाइए, एक जब सेकंड। हिंदुस्तान की बात होती तो हिंदुस्तानी एक बनते हो। सेकंड, ये कल चाइना की लड़ाई भी जो बात थी वो करोगे, 30 याद साल पहले हो रखिए। जाती तो सुशील पंडित और इनके जो वंशज है वो वहीं रहते हैं अभी तक। सुशील जी, मैं रुक करता हूं आपका। सुशील जी, ऐसा क्या हो गया है 370 हटने के बाद कि तूफान गिलानी साहब के इस्तीफे से लेकर डिबेट तक दिख रहा है? एक बदलाव दिख रहा है हिंदुस्तान को, और ये बदलाव अच्छा है। मैं कहता हूं अच्छा है, बेहतर है, भारत के लिए बेहतर है ये बदलाव, कश्मीर के लिए बेहतर है ये बदलाव। अगर बदलाव चाइना का It's historic debate. This is one of the historic debates which I have done on Kashmir. चाइना अंदर आ गया। सुशील पंडित, ओके, बाबर कादरी शांत। ये वही बाबर अनुच्छेद कादरी, बाबर 370 कादरी। है अब देखिए, जो कश्मीर आपका में जो बचा जिहाद कुचा की था जड़ में खाद वो आज पानी माजिद दिया हैदरी ने करता था। उतार दिया। क्या उतार दिया वो शब्द मैं नहीं बोलूंगा, वो माजिद हैदरी ने बखूबी इस्तेमाल करा। मैं उस शब्द का मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन अब सुशील पंडित को आने दीजिए ना। यू लॉस्ट द प्लॉट बाबर कादरी जी। अमीश जी, आज ये आपकी वही हिंदी हो गई है अनुच्छेद अच्छे से। 370 है जो कश्मीर में जिहाद को खाद पानी देता था। कश्मीर में जिहाद को पाल पोस कर बड़ा करने वाला अनुच्छेद है 370, और ये वही गिलानी है जो पूरा ऊपर से नीचे तक हमारे खून में सराबोर है। हमारी नस्ल कुशी का पहला अपराधी अगर कोई है टूल तो वो बने गिलानी थे। साहब का नाम तभी मैं गिलानी कहता हूं है। गिलानी साहब की इसकी पॉलिटिक्स वजह हेल्प से करती थी इंडियन कश्मीर कॉज से को। सारे के सारे हिंदुओं को जलावतन होना पड़ा। इसी के कारण कश्मीर में जिहाद बरपा हुआ, और ये मामूली सा स्कूल टीचर प्रॉपर्टी टाइकून बन गया। आज ये पैसों की गड़बड़ का आरोप लीडर लगा किसने रहा बनाया? है क्योंकि लीडर इसके किसने पास बनाया? पैसे पहुंचने हिंदुस्तान ने बंद हो गए बनाया। हैं। हिंदुस्तान ने इसके बनाया। गुर्गे पैसे आपने खाने तो लगे उसको हैं। फर्स्ट पर्सन ऑफ द आज इससे स्टेट बनाया था। पूछताछ नहीं हो रही है। उसको प्रोटोकॉल आज किसने इसके दिया? पास रुपयों की प्रोटोकॉल किसने पेटियां दिया? नहीं पहुंच रही इलाज हैं। किसने करवाया? 90 हिंदुस्तान साल की की स्टेट ने उम्र में करवाया। अब अगर इसको हिंदुस्तान याद की आया है स्टेट कि उसके इसने कैसे बच्चे को गुनाह किए हैं। MBBS की सीट देगा। ये वो अगर गिलानी उसकी है बेटी के बच्चे जिसने को नौकरी पहले देता हमारी है, नस्लें उसको बर्बाद इसका ऑडियो डाउन करो बाबर उसके कादरी। बाद बाबर कादरी कश्मीर देखो, की अपनी बाबर नस्लें कादरी, इसने 30 साल बर्बाद बाबर की। कादरी, जब दो नस्लें कश्मीर जब की इसने खिलाड़ी बर्बाद चारों की। खाने चित हो जाता और है तो वो अपने हर बॉल बच्चों पे के शॉट लिए मारना इसने नौकरी शुरू करता करता है। है। आपका हाल वही है, अपने शांत बच्चों रहो। को और नातियों के लिए एक इसने सेकंड, ट्रांसफर सब और क्यों पोस्टिंग बोलेंगे? करवाई। अपने अपनी बारी पर बोले ना। फूकने वाला गिलानी, ये वो बोलिए। गिलानी गिलानी है है, पूरा जो कश्मीर फारूक को अब्दुल्ला से बाबर पैसे कादरी खाता के। था, जब सुशील मुफ्ती पंडित। मोहम्मद सईद से पैसे माजिद खाता हैदरी था, इत्मीनान से। जिसने अब्दुल गनी लोन को मरवाया, जिसने मीर वाइज मौलवी फारूक को मरवाया, इसने कश्मीर में अपनी हुर्रियत के नेताओं को मरवाया। ये वो गिलानी है जो हमको जलावतन करने के बाद अपनी नस्लों पर सवार हो गया। ये वो गिलानी है और ये वो उसका सच है। हुर्रियत को मैं कभी मानता नहीं, लेकिन गिलानी साहब कभी बिके नहीं। गिलानी साहब ईमानदार लीडर हैं। बीमार है वो, मुझे सच बात बोलनी है। मुसलमान हूं, मुझे भी नहीं, कबाब नहीं, 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 एक सेकंड, अगर कोई बीमार हो तो उसके गलत काम छुप नहीं जाते। माजिद हैदरी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, उसके गलत काम छुप नहीं जाते। भारत के खिलाफ अगर कोई काम करेगा तो उसकी बात बोली जाएगी इस मंच के ऊपर। शांत रहिए आप। सुशील पंडित का ऑडियो आप करिए, बाकी किसी का ऑडियो अपना करिए। सुशील पंडित बोलिए आप। अमीश, कश्मीर में गिलानी की वजह से जिहाद आया। कश्मीर में गिलानी की वजह से नस्ल कुशी हुई हिंदुओं की, और कश्मीर में गिलानी की वजह से कत्लो गारत हुई। तो ये 90 साल की उम्र में के प्रायश्चित करने चले गिलानी? गिलानी ने सुशील पंडित, जायदादें मैं काउंटर कमाई। क्वेश्चन, ये 90 गिलानी साल ने की उम्र में अपने के प्रायश्चित बच्चों करने और चले अपने गिलानी? नाती पोतियों के लिए अहम ओहदे इकट्ठे किए। गिलानी ने अपना इलाज हिंदुस्तान के खर्चे पर किराया। गिलानी आखिरी दम तक एमएलए की पेंशन वसूल करता रहा। गिलानी हिंदुस्तान के आईन की कसम उठाकर हिंदुस्तान के साथ दगा करता रहा।
ये वो गिलानी है जिसको ना दोज़ख में जगह मिलेगी, ना यहां इस जगह इस जमीन पर खुदा भी उसको उठाने को तैयार नहीं है। 90 साल का आधे गुर्दे पर चलता हुआ ये गिलानी ना मरता है ना जीता है, ये हालत हो गई है उसकी। सुशील, आपको मेरी आवाज आ रही है? और इसको अभी और सजा मिलनी बाकी है। सुशील, मेरा सवाल सुनाई दे रहा है आपको? जुर्मों का हिसाब होना चाहिए, इस पर नस्लकुशी का मुकदमा चलना चाहिए, इस पर जेनोसाइड का आरोप लगना चाहिए, ये चौराहे पर फांसी पर चढ़ना चाहिए। माजिद हैदरी, मैंने कहा गिलानी साहब का नाम तमीज से लो, बुजुर्ग इंसान का नाम ले रहे हो, तमीज सीखो पहले। कोई कितना अपना ईमान बेच दिया कि कश्मीर के अपने एक बुजुर्ग का नाम तमीज से नहीं लेते। उस आदमी के लिए कोई भी, हाँ, आपके पास ना तमीज है ना इज्जत है, कोई उसके लिए तो कोई ही नहीं, ना आप पे तमीज है ना इज्जत है कश्मीर के लिए। आदमी आपने तो अपना ईमान बेच दिया आरएसएस में जाके। कश्मीरी कभी कोई पंडित भी आरएसएस का टट्टू नहीं होता था, आप बन गए। पूरा ताउम्र जिसने केवल अपराध किए हो, और एक दो छोटे मोटे अपराध नहीं, पूरे समाज अरे के साथ आपने गिलानी साहब के रिश्तेदारों को रिश्वत दी, आप लोगों ने। आप जाते थे गिलानी साहब के रिश्तेदारों के तलवे चाटने, आप जाते थे अल्ताफ फंदूश के तलवे चाटने, सुशील पंडित, आप जाते थे अल्ताफ फंदूश के जूते चाटने, अल्ताफ फंदूश के जूते चाटने। एक सेकंड, माजिद हैदरी, किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो आप? किसके जूते चाटने कौन जाता था? इतनी आमर्यादित बात माजिद हैदरी। ये जो आपके सामने है, एक सेकंड माजिद हैदरी, नॉट फेयर। देखिए मैं आपके अरे वो ये वो व्यक्ति है जिसको अपने घर से निकाल दिया गया, करना चाहता हूं, जिसको अपने घर से निकाल दिया गया, इनकी बहू बेटियों को छोड़ा नहीं वहां पर, वहां से तकरीरें होती थी कि इनको बाहर निकालो उस वहां से। वो देखो वो दूसरा बाबर कादरी, सुशील पंडित जैसे, वो देखो बाबर कादरी वहां से चल रहा है। शांत रहो बाबर, एक तो तुम्हारा नाम ऐसा, ऊपर से तुम्हारे कर्म ऐसे। बाबर, एक सेकंड, ये बाबर क्या बोलेगा? इसने आज अपना ईमान बेच दिया है। अब इन्होंने क्या क्या बेच दिया, किसने क्या क्या बेच दिया, इसकी रिपोर्ट तो मेरे पास नहीं है ना। बाबर कादरी क्या बेचा या गिलानी साहब ने क्या बेचा था, क्या नहीं बेचा था, इन सब की रिपोर्ट का पहले क्या नहीं बैठा, लेकिन ये पता है ये देश के लिए घातक है। ये सब टुकड़ों पर बिकने वाले लोग हैं। एक सेकंड, आरएसएन और सुधांशु मेरे साथ काफी देर से बैठे हुए हैं। एक सेकंड, आरएसएन, सुशील पंडित ने भी बहुत सारी बातें बोली और माजिद हैदरी तो बहुत नाराज हो गए, बहुत कड़े शब्दों में बहुत कुछ उन्होंने बोला। मैं आपसे जानना चाहता हूं, 90 साल की उम्र में कहते हैं आपने जो अपने कर्म करे होते हैं वो बुढ़ापे में आप संवारने की पूरी कोशिश करते हैं। भगवान उनको, ईश्वर उनको लंबी उम्र दे, किसी की उम्र को हम छोटा करने की बात तो कह नहीं सकते, लेकिन क्या ये सेल्फ रियलाइजेशन हुआ कि आखिरकार मैंने देश के लिए क्या कुछ गलत करा, जिस देश ने मेरे साथ बहुत कुछ सही करा, या फिर खेल कुछ और है? देखिए, उम्र बढ़ना और बुजुर्ग होना दोनों में बहुत अंतर होता है, ये जान लीजिए। उम्र तो बढ़ता ही रहता है, अभी हर एक पल में जो पिछले पल था उससे मेरी उम्र आगे चली जा रही है ना। तो उम्र बढ़ना और बुजुर्ग होना, बुजुर्ग तो ये तो बड़ी भारी शब्द है, ये तो बहुत भारी, ये हमारे संस्कारों में ये बहुत भारी शब्द है। तो बुजुर्ग होना, बुजुर्ग मीन्स विजडम, लेकिन ये विजडम तो था नहीं। इन्होंने पूरी जिंदगी, अगर आप कहें कि हिंदुस्तान में प्रॉक्सी वॉर चल रहा था, तो ये प्रॉक्सी वॉर चला कौन रहा था, कैलेंडर कौन इशू करता था? और इसीलिए आप देखें, जब से हुर्रियत अलग थलग पड़ गई है, आप देखिए जो कितने तादाद में लोग हर रोज मारे जा रहे हैं, क्योंकि वो टोटल कंफ्यूजन में, डिसरे में। अब गिलानी साहब को ये भी क्रेडिट जाता है कि वो माजिद हैदरी कुछ कह रहे हैं, कश्मीर में आपने खरीदा हुर्रियत के लीडरों को, एक मिनट, आप लोगों ने फूट डाली, आप लोगों ने खरीदा, आप लोगों ने रिश्वत दी, आप लोगों ने हुर्रियत के लीडरों के बच्चों को नौकरी, आप वो तो बहुत अच्छी बात हुई थी, फूट पड़े, लेकिन एक इंसान नहीं बिका। गिलानी वो मैं नहीं जानता, वो मैं नहीं था, वो तो वो लोग चाटने आया वहां पे। ये सुशील पंडित जैसे लोग सुनिए, आप सुशील पंडित की जब बात, के बेटे को SKICC में सुनिए, ये सुशील पंडित जैसे लोग आए, बोला कि हुर्रियत लीडर को जेल भेजना है, किसको नहीं भेजना है, इन्होंने डिसाइड किया। ये लोग आज एक्सपोज हैं। नहीं,
ये आज आप बोलिए ना, आज आप देश को बताइए सच्चाई क्या है। सुशील, आज आप बताइए कि भाजपा का भी एक अंडरहैंड डीलिंग थी हुर्रियत के साथ, ये हुर्रियत को तोड़ना है, हुर्रियत को बेचना है। बताइए आज देश को, आज आप बता दीजिए देश को। RSN सिंह जी, अमित जी, आप भी बता दीजिए आज देश को कि कैसे आप। अब वो माजिद हैदरी बोल लिया, नहीं फिर RSN बोलेंगे, अपनी फॉर्म में बोल नहीं पाओगे। कौन घर में रहेगा? एक सेकंड माजिद हैदरी, RSN। नहीं, देखिए सुशील पंडित जी और इनके जो पूरी जो वहाँ पे हिंदू कौम को इन्होंने सही कहा कि भगाने वालों में एक ये भी थे, गिलानी साहब की मुख्य भूमिका थी। और देखिए ये हर चैनल पे ये लोग पहले श्री श्री रविशंकर जी काफी दफा, अरे यार श्री बताइए ये भी देश को। श्री श्री चलिए, अभी मरने के पहले भी कई आशीर्वाद किसी का ले ले। पास आते थे सिख भाई, गिलानी साहब के पास आशीर्वाद लेने आते थे। अब आज वो बीमार हो गए तो आज हम उनके खिलाफ बात करेंगे, बहुत गलत बात है। बाप रे, ओह क्या 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 दर्जा दे रहे हैं, इस दहशतगर्द को क्या दर्जा दे रहे हैं आप। चलिए, आपको मुबारक हो, अगर ये आपके रहनुमा है तो फिर नहीं फिर मुझे आपके आने वाली नस्लों पे तरस आता है। अगर ये आपके रहनुमा है 2010 में गिलानी साहब की चौखट पे आया, 2016 में जो पार्लियामेंट का डेलीगेशन आया गिलानी साहब की चौखट पे आया। गिलानी साहब की चौखट पे दिल्ली आती रही है, लेकिन गिलानी साहब नहीं बिके, ये हमें मानना होगा। हर एक बड़ा दिल्ली का व्यक्ति गिलानी साहब की चौखट पे आशीर्वाद के लिए आया, माथा टेकने आया, लेकिन गिलानी साहब नहीं बिके। नहीं, एक सेकंड देखिए गिलानी साहब आपके लिए सम्मानित होंगे, लेकिन भारत के लिए वो एक अलगाववादी बोलने दे यार। और आप उनको भगवान के दर्जे पे मत पहुंचाए कि हर व्यक्ति उनकी चौखट पर आया, हर व्यक्ति उनके वहां पर आया। आते होंगे कुछ चौखट पर उनके यहाँ पर जिनको कुछ मिलता होगा, लेकिन इस विषय वो नहीं है। माजिद हैदरी, डोंट अंडरमाइन इंडिया। आप लोगों ने भारत की जनता को अंडरमाइन मत करिए। आपने हुर्रियत में फूट डाली, एक हुर्रियत को बोला, हुर्रियत में कौन फूट डालेगा? हुर्रियत तो खुद ही करप्ट था। पाकिस्तान मांगो। ओके, सुधांशु त्रिवेदी RSN होल्ड हमारे लड़के हैं। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, ये हमारा अस्करी सुधांशु त्रिवेदी, गिलानी ने हिजबुल मुजाहिदीन। एक सेकंड, आपका ऑडियो ठीक नहीं आ रहा सुशील, विल कनेक्ट यू लेटर। सुधांशु, मैं एक बोलिए, RSN आप बोलिए। नहीं, मैं कह रहा था कि ये कह रहे हैं ऑडियो नहीं जा रहा। अरे यार चुप रहो यार। बोलिए RSN। मैं कह रहा हूं कि इन्होंने ये कह रहे कि चौखट पर ये आए, वो आए, पार्लियामेंट्री डेलीगेशन आया, ये आए। इन्होंने अपने चौखट पर बहुत लोगों को, चेचन्स को बुलाया, अफगान्स को बुलाया, कई नस्लों के लोगों को बुलाया, और उन्होंने क्या किया वो सबको मालूम है। लेकिन ये बात जो आप ये बार बार ये सुशील पंडित जी की बात कर रहे हैं, सुशील पंडित जी के जो इनके जो हिंदू लोग थे, आपने कहा भगोड़ा। रोहिंग्या जो आया वो सताया हुआ आदमी था। रोहिंग्या तो आया साला, वो तो बिना कपड़े का नंगा भूखा। ये तो अपने सीताराम येचुरी भी आए। ये तो अपने बाग बगीचे छोड़ के आया उस चौखट पे, मुझे बताएं। अरे ये तो बाग बगीचे। एक मिनट और फिर मैं आखिरी बात करता हूं कि सुशील पंडित और गिलानी में यही फर्क है कि उसने अपना 2 किलो चावल के लिए मजहब बेचा, इसने अपना मजहब नहीं बेचा, इन्होंने अपना धर्म नहीं बेचा। में और गिलानी साहब में ये 2 किलो चावल के लिए उसके पूर्वजों ने 2 किलो चावल के लिए अपना मजहब बदला और जो नहीं बिल्कुल सही किया। भाइयों के परेशानी का फायदा उठाया। सुशील पंडित जम्मू में सुशील पंडित और दोनों में यही फर्क है कि उसने 2 किलो चावल के लिए उसके 2 किलो चावल के लिए अपना ईमान, अपना मजहब बदला। इनके पूर्वजों ने के पास चरित्र था, उन्होंने नहीं बदला। और कश्मीर के बारे में बोलने का आपका कोई हक नहीं है। कश्मीर का असली अगर कोई वारिस है कश्मीर का तो वो सुशील पंडित है। इस बात को ध्यान रखना, और हम पूरी इंतजाम करेंगे कि सुशील पंडित जो असली वारिस है, ये उनकी जमीन है, ये 2 किलो चावल वालों की जमीन नहीं है।
ये 2 किलो जब ऐसी बात करोगे तो मेरे से ऐसी भाषा सुनोगे आप। वो सुशील पंडित की जमीन है ये। आप 2 किलो चावल लेते जाएं और राशन कार्ड के लिए आप अपना मजहब बदलते जाएं और आपको हम जमीनें देते रहेंगे। अरे जाओ, जब उधर है पाकिस्तान में जमीन, बहुत सारी जमीन है तुम्हारे लिए। तो ये मत बोलना, गाली मत दो तुम, माफी मांगनी चाहिए आपको। माजिद हैदरी बोलिए, 15 सेकंड। माजिद हैदरी। सुशील पंडित नफरत फैलाता है ये सुशील पंडित। ये मेरे पंडित भाई जम्मू में बोलते हैं, यकीन नहीं है मेरे साथ चलिए कल जम्मू, देखिए कैसे अरे पंडित भाई छोड़ो, तुम्हारे ये गंदे लोगों का कौन भाई हो सकता है यार? ये गंदे लोगों का कोई भाई हो सकता है? न कोई ईमान, न धर्म, न मजहब, न कोई वतन, न मुल्क। क्या मतलब गंदे? आपने मुझे, तुम पाकिस्तान के लिए भी किसी लायक नहीं हो। आप दलितों को गंदा मानते हैं, आप मुसलमानों को गंदा मानते हैं, तुम न कश्मीर के लायक हो, न पाकिस्तान सिंह के जी आप लायक एक हो, रेसिस्ट किसी के लायक नहीं हो। हैं। आप इस मंच पे एक रेसिस्ट हैं। आप ऊंची जाति के भारतीय हैं, मैं नीची जाति का हूँ। हाँ, मैं नीच भारतीय हूँ, मैं गंदा भारतीय हूँ, मैं नीच भारतीय हूँ। हाँ, यही आप सिखाते हैं। हाँ, आप ब्राह्मण भारतीय हैं, मैं नीच भारतीय हूँ, मैं गंदा हूँ। हाँ, क्या सिखा रहे हैं आज आप इस देश को? एक्सपोज हो गया आज आरएसएस। फरूक अब्दुल्ला का पूर्वज राघव राम कौल ऊंची जाति का था और नीची जाति का नहीं है। ये सब बातें मत करो। फर्क सिर्फ नहीं, मुझे लगता है कि चावल, मुझे लगता है कि देखिए इस देश में सबका सम्मान है। हिंदू का, मुसलमान का, सिख का, ईसाई का। आप उसको दूसरे रंग में डालने की कोशिश ना करें, मेरा निवेदन है हर पैनलिस्ट से। इस देश में सबका सम्मान है और कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, सब बराबर है। भारत का संविधान सबको बराबर की शक्ति देता है। उसी संविधान की शक्ति है कि आप टेलीविजन पे आकर भारत के प्रधानमंत्री से लेकर किसी को कुछ भी बोल सकते हैं और फिर रोते भी है हर चीज को लेकर। सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, अभी जो बोल रहे थे माजिद हैदरी, इस देश में ना कोई ऊंचा है ना तो कोई टेप लगा लिए मुंह पर। देखिए, अभी माजिद हैदरी जो बोल रहे थे, इस देश में ना कोई ऊंचा है नीचा है। हाँ, नीची प्रवृत्ति के लोग जो पृथकतावाद, अलगाववाद की बात करें, वो नीची प्रवृत्ति है, निम्न प्रवृत्ति है, नीच प्रवृत्ति है। अभी आप कह रहे थे चौखट पे आके किस किस ने सिजदा किया। अरे यही तो जमाना था जब आपको याद आता था कि भारत सरकार के लोग आके चौखट करते थे। आज हालत ये हो गई कि बाबर कादरी आपकी चौखट पूरी उखाड़ने तैयार खड़े हुए हैं। आप कह रहे हैं भारत सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। अरे आपकी दुकान 6 साल से बंद, हालत आपस में टकराव के, पैसा मिल नहीं रहा था, एक दूसरे के खिलाफ झगड़ा हो रहा था। कोई भारत सरकार को कुछ करने की जरूरत थी? आपकी तो वो हालत थी कि ठोकर न लगाना हम खुद हैं गिरती हुई दीवारों की तरह। और आज जिस ढंग से आप में और बाबर कादरी में हो रहा है, तो इससे तो मुझे साफ समझ में आ रहा है कि हकीकत क्या थी, लड़ाई किस चीज के लिए थी। और आपने सुशील पंडित के बारे में इस ढंग की आपत्तिजनक बातें कही। जनाब, एक अंग्रेजी में कहावत होती है, रिस्पेक्ट इज नॉट डिमांडेड, रिस्पेक्ट इज कमांडेड। यानी इज्जत की गुजारिश नहीं की जाती है, आपके काम से इज्जत की नवाजिश होती है। जब सुशील पंडित जी की बिरादरी को वहां से कत्लो गारत करके हटाया जा रहा था, उनके दर्द को थोड़ा समझा होता तो आज बिल्कुल वो आपकी इज्जत करते। मगर उस समय दर्द की बजाय उनके जख्मों पे नमक छिड़का गया। और आज आप कहते हैं कि साहब इज्जत से बात की जाए। और अभी आप क्या बात कर रहे हैं? अरे पिछली सरकारों में भी अगर कोई गया तो आप कहते हैं चौखट पे आके सर झुकाया। अरे जिसको जान की आपने हिंदुस्तान की सरकार ने भले गलत किया पुरानी सरकार ने, जिसकी जान भारत की सरकार की रहमो-करम पे, जिसकी सिक्योरिटी भारत सरकार की रहमो-करम पे, और वो ये कहे कि मेरी चौखट पे कोई सर नवाता था। माजिद हैदरी खत्म हुआ है। मोदी जी की सरकार आने के बाद, अमित शाह जी के गृह मंत्री बनने के बाद, पिछले खासकर जब से ये वक्त आया 370 खत्म होने का, तो चौखट पूरी उखड़ गई जनाब, जिसमें आप सोचते थे कि वो आकर आपके हिसाब को करेंगे। और एक और बात कहना चाहता हूँ, सुनिए। डिवाइड एंड रूल चलाया अरे भाई, देश में। अरे भाई एक बात सुनिए ना, एक सेकंड माजिद हैदरी, ये बहस है या तकरीर है ना? ये बहस है या तकरीर है? कभी आप बोल रहे हैं कोई किसी के दर पर आया, कभी आप बोल रहे हैं श्राप लगेगा। बहू बेटियों की इज्जत लूटकर जो भेजा गया, शराब तो उनका लगेगा जिनकी बहु बेटियों की इज्जतें लूटी गई। नहीं ना, रुकिए, आपने बड़े खराब शब्द का इस्तेमाल कर। रुकिए, मुझे कुर्सी से अपनी खड़ा होना पड़ेगा। रुकिए त्रिवेदी। नहीं, माजिद हैदरी, आपने बोला श्राप लगेगा।
श्राप तो उसको लगेगा कि उनका लगेगा जिनकी बहू बेटियों की इज्जत लूट ली आपने, जिनको रातों रात अपने घरों से बाहर निकाल दिया। श्राप तो उस पंडित की बेटी का लगेगा जिस सरपंच को अभी कत्ल किया गया है। श्राप की बात करते हैं, अगर श्राप की बात होगी तो मैं आपको बता रहा हूं ये श्राप तो बहुत लंबा जाएगा, इसलिए श्राप की बात ना करें, आप ना करें श्राप की बात। श्राप कर रहे हैं, पिछले 3 बारी से आपने बोला श्राप लगेगा, श्राप लगेगा। अगर श्राप लगने की बात होगी तो श्राप यह है जो आज गिलानी साहब के साथ हो रहा है, यह होता है श्राप। अब श्राप की बात करते हैं, पता है आपको हिंदू रीति में श्राप का मतलब क्या होता है? आपको पता नहीं है, इतने बड़े बड़े शब्द बोलते हैं आप, श्राप लगेगा। कहीं शब्द कोई पढ़ लिया उसको बोल देंगे आप लोग? किस बात का श्राप लगेगा? अगर श्राप लगने की बात होगी तो श्राप उन लोगों को लगेगा जिसने सैकड़ों निहत्थे हिंदू मुसलमानों को मरवा दिया, वहां पर उनको श्राप लगेगा। अगर श्राप लगने की बात होगी तो श्राप उनको लगेगा जिन्होंने निहत्थे लोगों पे गोलियां चलवाई, जिन्होंने बच्चों को पत्थरबाज बनाया, उन पे श्राप लगेगा। श्राप अगर लगना होगा तो श्राप उनको लगेगा जिन्होंने स्कूल जलवाए, जिन्होंने मंदिर तोड़े, जिन्होंने मस्जिदों के बाहर लोगों को मरवा दिया। अयूब पंडित हिंदू तो नहीं था, मुसलमान था, मार दिया गया। क्या कर रहे हो ये खाली गिलास लेकर? ऐसे श्राप नहीं लगते। भगवान राम भी बहुत कुछ देखते हैं, ऐसे श्राप नहीं लगते। मेरा श्राप लगेगा, अरे लगेगा, देखो आप। अरे 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 ऋषि मुनियों के श्राप लगते हैं, आप देखो कि श्राप लगने लग गया तो क्या हो जाए। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है इस विषय पर। अमीर सिंह, चलिए माजिद हैदरी को खाली गिलास लेके फेंक रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई? कि कभी हाथ में लेकर श्राप। बोलिए सुधांशु त्रिवेदी, ओरिजिनली क्या थे? हम लोग ओरिजिनली मुसलमान हैं क्योंकि दुनिया का हर व्यक्ति पैदा मुसलमान अरे होता भाई है। कोई मुसलमान होने पर एक सेकंड माजिद भाई, ना तो किसी ने यहाँ पर हिंदू की बात करी ना मुसलमान की बात करी, आपने दाएं बाएं श्राप कर दिया। सबको पता है कि आप क्या है। ये सुधांशु त्रिवेदी जी कह रहे हैं, ये सुधांशु त्रिवेदी जी देखिए कैसे लड़वा रहे हैं, कैसे लड़वा रहे हैं हिंदू को मुसलमान को। देखें भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, आपने कहा श्राप दिया, आप लड़वा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ आप मेरे भाई हैं, मैं तो आपको अपना भाई कहता हूँ, मैं तो आपको अपना भाई कहता हूँ। बता, आपने मान लिया कि आप ओरिजिनली क्या थे, और वो भावना आज भी आपके अंदर है गलत काम के लिए ही सही। कभी ना कभी होता ना, ब्लड इज थिकर देन वाटर, जो आपको समझा रहे थे, जो आपके दिमागों के ऊपर जुनून भर रहे थे, मगर आपका खून कुछ और कह रहा था, इसीलिए आज आपके मुंह से श्राप निकला है। और श्राप अगर समझते हैं क्योंकि तो निहत्थे लोगों को मारे जाने का श्राप होता है। समझ नहीं आती, खुदा का कहर गिरता है उसके ऊपर, और देख लीजिए दुनिया में कोई बचा नहीं है। अल्लाह का कहर होना चाहिए। जिसने कश्मीर में हालात खराब किए अल्लाह उस पर कहर बरसाए, जिसने मुसलमानों को परेशान किया बेवजह अल्लाह उस पर कहर बरसाए, जिसने हिंदू को मुसलमान से लड़वाया अल्लाह उस पर कहर बरसाए, जिसने देश का भाईचारा तोड़ा उस पर अल्लाह कहर बरसाए। मैं बदुआ भी देता हूँ, श्राप भी देता हूँ, जिसने देश में बंटवारा करवाने। एक सेकंड उस जमाने में माजिद हैदरी, आपकी जानकारी हेतु अल्लाह का कहर और श्राप दोनों उसी व्यक्ति पे लगता है जिसने पाप करा हो, और हुर्रियत टूट रही है, इससे बड़ा श्राप क्या होगा? देश नहीं टूटा है, हुर्रियत टूटी है जो देश को तोड़ना चाहती थी, इसलिए देश सही दिशा में है। हुर्रियत टूटी है, देश नहीं टूटा है, इसलिए देश सही दिशा में है। और श्राप और कहर, अल्लाह का कहर और ईश्वर का श्राप उन्हीं को लगा है जो टूटे हैं। दिल्ली में शाहीन बाग टूटा है। एक सेकेंड, फिर वही शाहीन बाग का रोना, शाहीन बाग का गाना। शाहीन बाग से आपका क्या मतलब है? कश्मीर में बैठे हो, शाहीन बाग से क्या मतलब है? बाबर कादरी आप काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। बाबर कादरी, अब आप भी कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, लेकिन टॉपिक पर जरा रहिए। कुछ तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने सही कर दिया है। खड़ा रहता हूं, जो हिंदुस्तान सही दिशा में चल रहा है। मैं रहता हूं टॉपिक पे, कहना चाहता हूं ये,
मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूं, आप हुर्रियत पाकिस्तान और बाकी चीजों को छोड़ दें, रेसिज्म को तो छोड़ पाकिस्तान दें, की बात ही नहीं करी। दलित पे जो अत्याचार को हम वो भी छोड़ते हैं। दलित पे अत्याचार की डिबेट है, गलवान वैली की दलित पे अत्याचार की डिबेट है, ये गलवान की डिबेट है। एक माजिद हैदरी, एक सवाल का जवाब आराम से। माजिद भाई, माजिद रिस्पेक्टेबल माजिद जी, सुन ले सवाल सुन ले। रेसिज्म और कुछ नहीं दिखाया। एक सेकंड बाबर कादरी सवाल सुन ले। आज की बहस गिलानी पर है, आपको गिलानी को बोल के बुलाया, आप रेसिज्म की बात करेंगे, आप इसमें दलित एट्रोसिटी की बात करेंगे, वो टॉपिक है। आप गलवान की बात करेंगे, वो टॉपिक है। पता नहीं क्या है आपके साथ। गलवान वैली की सोचें, गलवान वैली नहीं। एक सेकेंड, गलवान वैली में क्या, गलवान वैली में क्या, गलवान वाली आपने सरेंडर की? किसने करी सरेंडर? नहीं, तुम्हें किसने बोली है बात? आपने सरेंडर ग्लोबल टाइम्स पढ़ के आ रहे हो क्या? वो भी नहीं बोल रहे वो तो बात। पाकिस्तान का कोई 15वें नंबर का अखबार पढ़ के आ रहे हो क्या? गलवान वैली सरेंडर कर दी, पता नहीं क्या है आप लोगों के साथ। आज तक वापस नहीं ली। RSN होती है कोई चीज, आप हिंदू शर्म तो कोई चीज होती है लेकिन आपको नहीं है वो। चावल कुछ बोलते हैं, शर्म तो कोई चीज होती है लेकिन आपको है नहीं वो। और जो 1970 में यहाँ से भागा हुआ है सुशील पंडित, वहां से हमें हिंदू मुस्लिम का पाठ पढ़ा रहा है। वो तो कश्मीरी है, आप तो कश्मीरी भी नहीं हो। एनीवे, गलवान घाटी में आपको इस बात का बहुत दुख होगा जान के वाला है जम्मू कश्मीर का, वो कश्मीरी है, जम्मू कश्मीरी है, कश्मीरी मत बोले। जम्मू कश्मीरी आप कश्मीरी नहीं हो, आप नहीं हो, रावलाकोटी है, मुजफ्फराबादी है। आपको तो रीजन भी पता नहीं है, आपको तो रीजन भी पता नहीं है। जम्मू कश्मीर के कितने रीजन है आपको तो पता ही नहीं है। अगर पता होता तो गलवान वैली जो है चाइना वाले नहीं लेते, वो हड़प नहीं करते गलवान वैली को। अगर तुमसे ज्यादा मैं नौकरी की है। चलो अपनी ड्यूटी सही से की होती तो अक्सर। अबे चल, तो तेरे से मैं ड्यूटी सीखूंगा। मेरे जैसा चरित्र लेके पैदा होता ना तो आज इस तरह से भांड की तरह नहीं चिल्ला रहा होता। बंद कर ये बात, सुनो। और इस बात को सुन के बहुत दुख होगा आपको कि आप ये चीनी 45 से ज़्यादा, 45 तो मैं बहुत कम कर रहा हूँ, आपके चीनी भाई लोग मारे गए हैं और 8 के गर्दन लटके हुए थे। और अगर चाइना के भी अखबार पढ़ लो ना तो जब 2 अफसर पिट गए हो ना, मारे गए हो, तो समझ जाओ कितने जवान मारे गए होंगे। तो ये बड़ी दुख की बात है। तो गलवान की बात मत करो, गलवान की बात मत करो, बहुत महफूज है। और तुम लोग जो ये मना रहे हो ना, वो तुम्हारी मनोकामना पूरी नहीं होगी। मुझे मालूम है कि आपकी मानसिकता क्या है। आपकी मानसिकता यही है कि किस तरह से भारत का वतन तो तुम्हारा होता नहीं है, तुम्हारा कोई वतन हो ही नहीं सकता है, कि किस तरह से इस नुकसान हो कि तुम्हारी जो ये गिलानी वाला जो एजेंडा है ना वो फिर दोबारा ये हो जाए। नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है। बहुत अरे हम अरे हिंदू मुस्लिम, अरे डेवलपमेंट। एक सेकंड, बाबर कादरी, पूरी बहस में किसी ने हिंदू मुस्लिम नहीं करा। अभी आपने 10 बार हिंदू मुस्लिम करा, हिंदू मुस्लिम। योर एजेंडा इज डिफीटेड। आप अपनी बॉडी लैंग्वेज देखिए, आप किस तरह से बौखला रहे हैं। शांत रहिए अपनी बात। आप देख रहे हैं आर पार, देश का सबसे ज्यादा देखी जाने वाला डिबेट शो। इस आखिरी दौर में मैं चाहता हूं कि पैनलिस्ट अपनी अपनी बात कहें और कोई किसी के बीच में ना बोले। मैं सुशील पंडित शुरुआत आपसे करता हूं। सुशील पंडित, 90 साल की उम्र में, मैं आपसे 2 पारी पहले भी सवाल पूछ चुका हूं लेकिन आप तक आवाज नहीं गई। 90 साल की उम्र में गिलानी साहब को यह ख्याल क्यों आया कि अब हुर्रियत में सब कुछ गड़बड़ है, अब मेरे को पाक साफ निकलना है? क्यों? नहीं, ऐसा है, 90 साल के हो गए वो, लेकिन आदतों से बाज नहीं आए हैं। उनके पास पैसा पहुंचना बंद हो गया है और उनके जो दूसरे दर्जे के नेता थे वो इनके बुढ़ापे का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। ना इनसे अब पूछते हैं और ना इन तक कुछ पहुंचाते हैं। और इस नाराजगी के चलते इन्होंने इस्तीफा दे दिया है ताकि उनकी प्रामाणिकता के ऊपर सवाल लगा सकें। इस बुढ़ौती में भी वो अपनी रुआबदारी बरकरार रखना चाहते हैं और ये
लटके झटके का नाटक है। ये हुर्रियत के अंदर सत्ता का संघर्ष है। उनमें कोई ईमान नहीं जागा है, उनका कोई दिल नहीं पसीजा है किसी के लिए। ये अपना रुआब गांठ रहे हैं, ये धमका रहे हैं, ये फिरौती वसूल रहे हैं अब अपने ही लोगों से, क्योंकि चोरों में बंटवारे को लेकर हड़कंप मच गया है। सुधांशु दिक्कत ये है। सुधांशु सुशील पंडित इज रिवीलिंग मेनी थिंग्स। उन्होंने बोला कि ये बेसिकली ये लोग अपने ही लोगों से फिरौती वसूल रहे हैं। देखिए, ऐसा होता है, हमारे यहाँ एक कहावत है, कोई लाख करे चतुराई कर्म का लेख मिटे न भाई। अभी माजिद हैदरी कह रहे थे श्राप की बात, तो मुझे याद आया 1990 में निकाला था ना कश्मीरी पंडितों को। उसके बाद से क्या हुआ कश्मीर में, याद करिए। चरार शरीफ जला दी गई, मुई मुकद्दस रखने वाली हजरत भर में कुछ दिन के लिए आतंकियों का कब्जा हो गया, पूरी पीढ़ी तालीम से महरूम हो गई, सिर्फ कत्लो गारद हो रहा है कश्मीर में, 2-2 पीढ़ियां तबाह हो गई। और तो और जिन्होंने राजपाट बनाने के लिए उनको बाहर भगाया था, वो राजपाट ही चला गया और कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन गई। इसे कहते हैं श्राप, इसे कहते हैं कर्मों का दंड, इसे कहते हैं खुदा का कहर जो मजलूम के ऊपर करने से होता है। और हमारे यहाँ कहा गया है, डीएनए के हिसाब से तो कश्मीरी पंडित आपके भाई थे ना, जो भाई को निकालता है उसके साथ क्या होता है। एक गिरधर कवि हुए हैं हिंदी के, जिन्होंने कहा है, साईं अपने भ्रात को कभू न दीजिए त्रास, त्रास कबहू नहीं दीजिए, त्रास दियो लंकेश ताही की गति सुन लीजिए। बस वही गति आपके साथ हो रही है। अभी भी ना समझ में आया हो तो आगे और हचर देख लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का अब इस बहस में जुड़ने के लिए। निष्कर्ष में आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि कई बार आपको इतिहास आईना दिखाता है, तो शायद गिलानी साहब को भी इतिहास ने आईना दिखा दिया आज। नमस्कार, अगला शो 100 बात की एक बात।